हेलो स्टूडेंट्स, रसायन विज्ञान में चैप्टर 4 रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना के अंतर्गत आज तीसरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सहसंयोजक आबंध में ध्रुवणता के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में आपने ये पढ़ा कि सहसंयोजक आबंध क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। तो इस टॉपिक में हम देखते हैं कि सहसंयोजक आबंध में ध्रुवणता क्या होती है, पोलैरिटी इन कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो यहाँ पे देखिए आप क्या लिखा है, एक सहसंयोजक आबंध में दो परमाणुओं के बीच, एक सहसंयोजक आबंध दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की बराबर साझेदारी से बनता है। जैसा कि आपने पहले वीडियो में पढ़ा था कि कोवेलेंट बॉन्ड्स या सहसंयोजक बंध कब बनते हैं, जब इलेक्ट्रॉन की बराबर साझेदारी की जाती है दो परमाणुओं के बीच। लेकिन साथ में क्या होता है, उनकी विद्युत ऋणात्मकता का मान लगभग समान होता है। यानी जिन दो परमाणुओं के बीच सहसंयोजक आबंध बन रहा है उनकी विद्युत ऋणात्मकता का मान भी लगभग समान होता है। आपको मैंने एग्जाम्पल में बताया था, जैसे हाइड्रोजन का बनना, नाइट्रोजन का बनना। तो इसमें देखिए कि हाइड्रोजन नाइट्रोजन जो भी हैं, इनमें दो परमाणु, हाइड्रोजन के दो परमाणु मिलकर बना रहे हैं या नाइट्रोजन के दो परमाणु मिलकर नाइट्रोजन का अणु बना रहे हैं, तो उनकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, लगभग समान होती है। लेकिन अब बात करते हैं कि यदि विद्युत ऋणात्मकता के भिन्न मान युक्त परमाणु आपस में संयोग करते हैं। लेकिन अब सोचिए कि अगर हम ऐसे दो परमाणुओं का संयोग करवाएं या ऐसे दो परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन के मध्य साझेदारी करवाएं जिनमें जो विद्युत ऋणात्मकता का मान है उसमें अंतर हो, तो क्या होगा? तब भी उनके मध्य एक सहसंयोजक आबंध का निर्माण संभव है। लेकिन इस स्थिति में बना आबंध एक शुद्ध सहसंयोजक आबंध नहीं होता है। इसमें कुछ मात्रा में आयनिक लक्षण या ध्रुवणता उपस्थित रहती है। ये हम आज के टॉपिक में पढ़ रहे हैं कि अगर किसी सहसंयोजक आबंध जिन दो परमाणुओं के मध्य बन रहा है उनमें विद्युत ऋणात्मकता का अंतर है, थोड़ा बहुत विद्युत ऋणात्मकता में अंतर है या बहुत ज़्यादा अंतर है, तो भी जो बंध बनेगा वो सहसंयोजक बंध बनेगा। लेकिन उसमें कुछ लक्षण आयनिक बंध के भी उपस्थित रहेंगे और जहाँ पे भी आयनिक लक्षण उपस्थित रहते हैं वहाँ पे ध्रुवणता उपस्थित रहती है। अब ये ध्रुवणता क्या है, पोलैरिटी क्या है, ये भी अभी हम बताएंगे। जब एग्जाम्पल्स में हम लोग लेंगे तो फिर क्लियर हो जाएगा कि ध्रुवणता क्या होती है। ध्रुवणता जैसे नाम से ही पता चलता है, ध्रुवणता का मतलब है पोल, ध्रुव का मतलब है पोल। पोल यानी आपके दो पोल्स, पॉजिटिव और नेगेटिव। हमें पता है ना कि दो ध्रुव क्या होते हैं, धन और ऋण। तो वहीं ये और धन और ऋण ये किस यौगिकों में पाए जाते हैं, आयनिक यौगिकों में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल से आप लोग देखिए, समझिए। यहाँ मैंने उदाहरण दिया है HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 9 होता है। अब हाइड्रोजन और फ्लोरीन यानी जिसको हम हाइड्रोजन फ्लोराइड बोलते हैं, इसको आप देखिए कि हाइड्रोजन एक धन विद्युती तत्व है और फ्लोरीन क्या है, एक ऋण विद्युती तत्व है। यानी हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब देखिए इनमें बॉन्डिंग होती है तो कैसे होती है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, सॉरी इसको मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया है, जिसका मतलब क्या होता है, हम कैसे लिखेंगे इसको, 1s1। यहाँ पे 2 जो है बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया है, इसको आप मानेंगे 1s1। अब 1s1 जो है इस मतलब हाइड्रोजन के बाहरी कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन है और फ्लोरीन के कितने हैं भाई, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है, 9 है। ये दोनों ही मुझसे जो है गलती से हो गया है। देखिए यहाँ पे फ्लोरीन पे आप 9 लिखेंगे, ये जो है गलत थोड़ा सा हो गया। हाइड्रोजन का 1 और फ्लोरीन का 9, तो आप लोग लिखते समय थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, मुझसे गलती ये हो गई। अब इसको हम देखिए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है इसका, 1s2 2s2 2p5। गिनेंगे तो कितने हैं, 2 2 4 और 5 9। लेकिन फ्लोरीन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए यहाँ जो
दूसरी कक्षा है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं? 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। कौन कौन मौजूद हैं? 2 आपके S में और 5 आपके P में। तो यही मैंने इलेक्ट्रॉन संरचना, जैसे आपने इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था, लुईस संरचना के माध्यम से मैं बताऊंगी कि कैसे कैसे हो रहा है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन मैंने इस बिंदु से दर्शा दिया, और फ्लोरीन के पास बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे क्रॉस करके लिख दिया है, तो 7 हो गए। अब आप देखिए कि 7 इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कोश के पास हैं, बाहरी कक्षा में मौजूद हैं। इसको फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने 8 बनाने के लिए, और हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ड्यूप्लेट बनाने के लिए, 2 बनाने के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन को हम 8 नहीं दिखा सकते हैं। हाइड्रोजन का जो पहली कक्षा है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो अगर हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी फ्लोरीन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ कर ले तो हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और फ्लोरीन के पास भी 8 हो जाएंगे। तो अब इनके बीच में एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन जो है वो साझेदारी करके क्या बन गया? एक बॉन्ड बन गया है। ये आप देखिए, ठीक है, एक बॉन्ड यहाँ पे बन गया है। अब इसको आगे हम और अच्छे से समझते हैं कि आगे इसमें क्या होगा। देखिए अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि HF में, यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड में HF बंध जो है वो क्या है? एक ध्रुवीय सह संयोजक आबंध है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोराइड में जो HF है, HF बंध जो बना है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में सिर्फ एक ही बंध बना है, तो ये यहाँ पे क्या है? एक सह संयोजक, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो ये एक सह संयोजक बंध है, लेकिन साथ ही ये एक ध्रुवीय प्रकृति प्रदर्शित कर रहा है। क्यों प्रदर्शित कर रहा है? देखिए, क्योंकि फ्लोरीन हाइड्रोजन से अधिक विद्युत ऋणात्मक है तथा साझे किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति रखता है। यहाँ पे क्लियर ये हो गया है। अभी मैंने आपको बताया था कि फ्लोरीन क्या है? एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है और हाइड्रोजन एक जो है विद्युत धनात्मक तत्व है। तो फ्लोरीन क्या करेगा? इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा साझा किया है उसको अपनी ओर आकर्षित कर देगा। जो ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन के साझे किए गए जोड़े को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है। अब जैसे ये अपनी ओर इसको आकर्षित करेगा, इलेक्ट्रॉन के जोड़े को, यहाँ पे देखो दर्शा रखा है मैंने, ये आपके पास जो है 7 इलेक्ट्रॉन किसके हैं? फ्लोरीन के हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन किसका है? हाइड्रोजन का। और ये यहाँ पे बीच में जो आपको दिखा रखा है एक डॉट और एक क्रॉस, इसकी क्या हुई है? साझेदारी हुई है। तो क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन के जोड़े को अपनी ओर खींचने की क्षमता रखता है तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? डेल नेगेटिव। ये डेल का साइन है। डेल का साइन मतलब अ वेरी स्मॉल चेंज। जो डेल्टा होता है, डेल होता है, इसको हम क्या करते हैं? जो अंतर जब आ जाता है, डिफरेंस जब आ जाता है, उसके लिए प्रदर्शित करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन पे मैंने लिख दिया डेल पॉजिटिव, और फ्लोरीन पे क्या आ गया? डेल नेगेटिव चार्ज आ गया। यानी जैसे ही फ्लोरीन ने साझे किए गए इलेक्ट्रॉन के जोड़े को अपनी ओर आकर्षित किया, वैसे ही उस पे क्या आ गया? ऋण आवेश आ गया। एक ऋण आवेश प्रदर्शित हो गया और हाइड्रोजन पे धन आवेश आ गया। अब यहीं से इस पे क्या हो गई? ध्रुवणता। हम इसी को क्या कहते हैं? ध्रुवणता कहते हैं। यानी है तो एक ही यौगिक, लेकिन इसमें क्या हो गया? एक परमाणु, यौगिक में जो 2 परमाणु उपस्थित हैं उनमें से एक पे पॉजिटिव और दूसरे पे नेगेटिव आवेश आ गया, और इन्होंने क्या कर लिए? 2 पोल बना दिए, एक धन और एक ऋण। यही क्या कहलाती है? पोलैरिटी कहलाती है, ध्रुवणता कहलाती है। तो देखिए क्या लिखा है? जब एक अणु में धन आवेश तथा ऋण आवेश एक निश्चित दूरी अर्थात आबंध लंबाई, एक निश्चित आबंध लंबाई पर स्थित होते हैं तो इस प्रकार के अणु को क्या कहा जाता है? द्विध्रुव कहा जाता है। ठीक है, इसे हम क्या बोल सकते हैं? डाईपोल या बाईपोल इसे कहा जाता है। अब देखिए, एक सह संयोजक आबंध में आयनिक लक्षण की मात्रा, अब बात आ रही है कि आबंध तो हमारा सह संयोजक है, लेकिन उसमें कुछ मात्रा किसकी मौजूद है? आयनिक उसमें कुछ मात्रा मौजूद है। तो एक सह संयोजक आबंध में आयनिक लक्षण की मात्रा
आबंध बनाने वाले परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकताओं के अंतर पर निर्भर करती है। ये क्या कहना चाह रहा है कि किसी सहसंयोजक यौगिक में आयनिक लक्षण उस स्तर पर होंगे जहां तक कि दोनों परमाणुओं में विद्युत ऋणात्मकता का अंतर पाया जाएगा। विद्युत ऋणात्मकता में अंतर जितना अधिक होगा, अणु में आयनिक लक्षण की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। तो हम कह सकते हैं इस स्टेटमेंट को, और ये जो पूरा आपने पढ़ा, इस बात से हम एक चीज समझ सकते हैं कि अगर जिन दो परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके सहसंयोजक बंध बन रहा है, उनमें अगर विद्युत ऋणात्मकता का अंतर ज़्यादा होगा तो आयनिक यौगिक की मात्रा भी ज़्यादा पाई जाएगी। हम कह सकते हैं कि आयनिक यौगिक की प्रतिशत मात्रा भी ज़्यादा पाई जाएगी, और जितना अधिक आयनिक लक्षण होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, अणु में ध्रुवणता पाई जाएगी। यानी ध्रुवणता जो होती है, पोलैरिटी जो होती है, उसका सीधा सीधा संबंध होता है आयनिक लक्षण से, और आयनिक लक्षण का सीधा सीधा अंतर होता है विद्युत ऋणात्मकता में अंतर से। तो जितना ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होगा उतना ही अधिक आयनिक लक्षण होगा और उतनी ही अधिक ध्रुवणता भी होगी। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि किन दो परमाणुओं में या किन दो परमाणुओं से बने यौगिक में ध्रुवणता अधिक हो सकती है। आगे टॉपिक में हम चलते हैं। देखिए, अब अभी जिस चीज़ को हमने पढ़ा हमने पढ़ा क्या, डाइपोल के बारे में हमने पढ़ा। मैंने कहा ध्रुवणता हम जिसे कहते हैं, पोलैरिटी, उसी से संबंधित ये आगे टॉपिक है, लिखा है द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल मोमेंट जो कि सीधा संबंधित है पोलैरिटी से, ध्रुवणता से, क्या है, देखिए, किसी ध्रुवीय अणु में, कोई ध्रुवीय अणु है, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल पढ़ा था HF का, तो कोई ध्रुवीय अणु है, किसी ध्रुवीय अणु में उपस्थित एक सहसंयोजक आबंध का द्विध्रुव आघूर्ण दोनों परमाणुओं में से किसी पर उपस्थित आवेश के परिमाण तथा दोनों परमाणुओं के मध्य दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ये स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है? ये स्टेटमेंट कह रहा है कि कोई भी ध्रुवीय अणु है, उसमें जो सहसंयोजक, जो कोवेलेंट बॉन्ड है, उसका डाइपोल मोमेंट, उसका द्विध्रुव आघूर्ण किस बात पर निर्भर करता है, दोनों परमाणुओं में से किसी भी एक परमाणु पर आवेश कितना है तथा दोनों परमाणुओं के मध्य दूरी कितनी है, इन दोनों के गुणनफल पर ही निर्भर करता है। इसको और क्लियर आप एग्जाम्पल से ही समझेंगे। देखिए, सपोज करिए हमारे पास कोई यौगिक है जो दो परमाणुओं से बना है। कौन कौन से परमाणु से? A तथा B। A और B से हमारे पास क्या बना है? कोई यौगिक बना है। अब देखिए, अगर हमारा जो है A पर कैसा आवेश है? पॉजिटिव आवेश है। आवेश को हमेशा Q से लिखा जाता है, इसलिए मैंने क्या लिखा है? +Q। और B पर कैसा आवेश है? -Q। अगर एक पे पॉजिटिव है तो एक पे नेगेटिव होगा ही। तो क्या लिखा है? यदि A तथा B परमाणुओं से निर्मित एक द्विध्रुव अणु में परमाणुओं पर उपस्थित आवेश क्रमशः क्या है? +Q और -Q। और परमाणु कौन कौन से हैं हमारे? A और B। तो A पर +Q उपस्थित है आवेश और B पर कैसा आवेश उपस्थित है? -Q। क्लियर? तथा दोनों परमाणुओं के मध्य दूरी, और दोनों परमाणुओं के मध्य की दूरी हमने किससे लिखी है? R से। R का मतलब क्या होता है? रेडियस भी होता है। ठीक है, तो दोनों परमाणुओं के मध्य दूरी किससे दिखा दी? R से दिखा दी। तो क्या कह सकते हैं? दोनों के मध्य स्थित आबंध के द्विध्रुव आघूर्ण। अब द्विध्रुव आघूर्ण को किससे लिखते हैं? म्यू से, U से लिखते हैं ना, इसको म्यू बोलते हैं। ऐसे U को थोड़ा सा घुमा दिया गया है, म्यू। तो म्यू बराबर, यानी म्यू का मतलब है द्विध्रुव आघूर्ण बराबर कितना होगा? Q, यानी परमाणु पर उपस्थित आवेश, किसी भी परमाणु, धन वाला परमाणु है या ऋण वाला परमाणु है, तो किसी भी परमाणु पर उपस्थित आवेश गुणा गए R। स्टूडेंट्स, एक बात आप याद रखेंगे
कि जितना आपका ऋण आवेश होगा उतना ही आपका धन आवेश होगा। इसीलिए यहाँ पे ये दिया गया है कि किसी भी परमाणु पर उपस्थित आवेश। तो आप मोटे मोटे तौर पर ये समझ लीजिए कि जो द्विध्रुव आघूर्ण है जिसको हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट, और ये डाइपोल मोमेंट किसकी पोलैरिटी बताता है? सहसंयोजक बंध में उपस्थित ध्रुवणता को प्रदर्शित करता है। तो म्यू द्विध्रुव आघूर्ण को लिखा जाता है म्यू से। म्यू बराबर क्या होता है? क्यू गुणा गए आर। और क्यू क्या है आपका? क्यू आपका जो है किसी भी परमाणु पर उपस्थित आवेश है। देखिए यहाँ धन और ऋण कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ क्यू लिखा है। तो क्यू क्या है? किसी भी परमाणु पर उपस्थित आवेश, और आर क्या है? उन परमाणुओं के मध्य दूरी। ठीक है, तो इस समीकरण को, यानी ये जो समीकरण है ये हमको किसके बारे में बताता है? द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बताता है। अब यहीं पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा है कि म्यू की इकाई यानी द्विध्रुव आघूर्ण की इकाई किससे लिखी जाती है? डेबाई से लिखी जाती है, DEBYE। और इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? कैपिटल D से प्रदर्शित किया जाता है। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द्विध्रुव आघूर्ण को, सबसे पहली बात, द्विध्रुव आघूर्ण को म्यू से लिखा जाता है, और द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होता है? आवेश, किसी भी परमाणु पर उपस्थित आवेश गुणा गए परमाणुओं के मध्य की दूरी, और इसकी जो इकाई होती है वो होती है डेबाई, जिसे D से लिखा जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब एक और चीज है फजान का नियम। फजान का नियम जो है, जो किसके बारे में बताता है? देखिए अभी मैंने आपको कहा कि सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं उनमें कुछ ना कुछ आयनिक लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही जो आयनिक यौगिक होते हैं उनमें भी कुछ सहसंयोजी लक्षण पाए जाते हैं। क्या कहा मैंने? कि किसी भी आयनिक यौगिक में, जैसे सहसंयोजी यौगिक में आयनिक लक्षण पाए जाते हैं जिसकी कैलकुलेशन हमने द्विध्रुव आघूर्ण से की, उसी प्रकार किसी आयनिक यौगिक में सहसंयोजी लक्षण भी पाए जाते हैं। और उन्हीं सहसंयोजी लक्षणों को डिस्क्राइब करने के लिए फजान ने एक नियम दिया। फजान हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने नियम दिया, तो उन्हीं के नाम पे लिखा गया फजान का नियम। अब इस नियम ने हमें क्या बताया? देखिए इसमें मैंने 2 ही पॉइंट लिखे हैं, और इन दोनों पॉइंट को अगर आपने समझ लिया तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट पॉइंट है, इस नियम के अनुसार, यानी फजान के नियम के अनुसार, आयनिक यौगिकों में धनायन का, आयनिक यौगिक हैं तो 2 आयनों से बने होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो लिखा है इस नियम के अनुसार आयनिक यौगिकों में धनायन का आकार जितना कम होगा, यानी धनायन जो हमारा पॉजिटिव आयन है उसका आकार जितना कम होगा तथा ऋणायन का आकार जितना अधिक होगा, किसी आयनिक यौगिक में ध्रुवण की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। ये आपको बता रहा है कि किसी भी आयनिक यौगिक में धनायन का आकार अगर छोटा होगा और ऋणायन का आकार अगर बड़ा होगा तो उसमें ध्रुवणता, पोलैरिटी उतनी ही ज़्यादा पाई जाएगी। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल देख लीजिए। हमारे पास सपोज करिए 2 हमारे पास यौगिक हैं, एक है आपका NaCl और दूसरा है आपका LiCl। अब एक है सोडियम क्लोराइड और दूसरा है लिथियम क्लोराइड। तो देखिए आपकी यहाँ पे क्लोरीन, ये दो आयनों से बने हुए हैं। सोडियम क्लोराइड 2 आयनों से बना है, Na+ और Cl-। और यहाँ पे भी ये Li+ और Cl-। तो नेगेटिव आयन जो है, यानी ऋणायन जो है, वो तो सेम है, Cl दोनों में ही सेम है। लेकिन धनायन की तरफ अगर हम चलें, Na+ और ये क्या है, Li+, तो अब आप देखिए, सोचिए आप लोग कि किसका आकार बड़ा होगा। लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, और सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। तो अब आप देख के बता सकते हैं कि आकार किसका बड़ा होगा? सोडियम का आकार बड़ा होगा और लिथियम का आकार क्या है? छोटा होगा।
परमाणु क्रमांक से हमें पता चल गया कि लिथियम का आकार छोटा और सोडियम का क्या होगा, बड़ा होगा। इसलिए क्या लिखा है कि NaCl की तुलना में LiCl जो है अधिक सहसंयोजी लक्षण प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसकी ध्रुवणता ज़्यादा होगी, और अगर ध्रुवणता ज़्यादा होगी तो आपके जो है ज़्यादा ये सहसंयोजी लक्षण प्रदर्शित करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि Li+ का आकार जो है वो Na+ के आकार से छोटा होता है। अभी मैंने आपको बताया कि लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है और सोडियम का 11 है, तो आकार किसका बड़ा होगा? सोडियम का आकार बड़ा होगा। और सहसंयोजी लक्षण ज़्यादा किस में पाए जाएंगे? लिथियम क्लोराइड में ज़्यादा सहसंयोजी लक्षण पाए जाएंगे, जबकि ये एक आयनिक यौगिक है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड पॉइंट क्या कहा फजान ने कहा धनायन तथा ऋणायन पर जितना अधिक आवेश होगा। अब ये तो बात आ रही है कि अगर धनायन और ऋणायन जो दोनों आपके धनायन और ऋणायन जो आपके आयन हैं, उनमें जितना अधिक आवेश होगा, आयनिक यौगिकों में ध्रुवण की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। एग्जाम्पल है ये, देखिए कैसे एग्जाम्पल से आप समझिए कि हमने एग्जाम्पल ले लिया कि इनमें से ध्रुवणता किसकी ज़्यादा है, AlCl3 की यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड की, MgCl2 की या NaCl की। यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे कि ऋणायन तो एक ही है, Cl को ऋणायन, Cl यहाँ पे एक ऋणायन का कार्य कर रहा है और तीनों में ही Cl हैं। लेकिन बात करें अगर धनायन की, तो धनायन को आप देखिए ये AlCl3 जो है इस पर कितना आवेश है, Al3+, यहाँ लिखा भी है, Al की घात पे 3+ लिखा है, और Al3+ को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है। यहाँ पे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम पर कितना आवेश है, Mg2+, और सोडियम पर कितना आवेश है, Na+। तो अगर देखा जाए यहाँ पे हमारे पास आवेश को देखें अगर हम, तो एल्यूमिनियम पे 3+ आवेश है, मैग्नीशियम पर 2+ आवेश है, और सोडियम प्लस एक ही आवेश है, प्लस पॉजिटिव 1 यानी 1 को हम डिनोट नहीं करते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज सोडियम पर है। तो अगर कहा जाए कि इनमें ध्रुवण की मात्रा किस यौगिक में या आयनिक कैरेक्टर किसका ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कि AlCl3+ पर, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि धनायन और ऋणायन पर जितना अधिक आवेश होगा, आयनिक यौगिक में ध्रुवणता की मात्रा उतनी ही अधिक पाई जाएगी। तो Al पर AlCl3 में Al3+ है, Mg2+ है और Na+ है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें ध्रुवणता की मात्रा एल्यूमिनियम की सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद मैग्नीशियम की, और उसके बाद जो है NaCl की। यहाँ पे जो है साइन भी लगा रखा है मैंने, ऐसे ऐसे करके दिखा रखा है कि कौन बड़ा है, यानी किसमें सहसंयोजी और हम कहेंगे कि ध्रुवणता ज़्यादा मौजूद है। ये 2 पॉइंट्स में मैंने आपको फजान के नियम के बारे में बताया, जिससे आपको कि